दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक के ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपने एक संगम फिल्म का गाना सुना होगा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। ये दोस्तों ये जो गाना है ना, ये वक्त के हिसाब से बनाया हुआ गाना है। अगर आप इस गाने का संदर्भ नहीं सोच पा रहे तो मैं आपको एक कहावत और सुनाता हूँ। हमारे हिंदी में एक कहावत है कि अगर आदमी का बुरा वक्त आता है ना, तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। तो दोस्तों ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, तो और इस तरह की जो गाने और जो इस तरह की कहावत क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि ये जो कहावतें हैं ना, ये हमारे पूर्वजों ने सदियों के एक्सपीरियंस से बनाई थी। और ये कहावतें हैं ना, हर वक्त की कसौटी पर खरी उतरी हैं, चाहे वो कोई भी समय रहा हो। लेकिन ये इस तरह की कहावतें हैं ना, ये हमेशा ही खरी रही हैं। और आज भी एक कुछ ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं, बन चुकी हैं कि ये कसौटी एक बार फिर से अगर कसी जा रही है तो वो खरी उतरने के कगार पर है। तो मामला क्या है, दरअसल मैं बताता हूँ आपको। मोदी जी का वो रूप तो याद होगा ना, जब 2014 से लेकर 2024 तक कैसे उन्होंने एक छतर राज किया, और वो बीजेपी से भी अपने आप को बड़े समझते थे, और जिनको 56 इंच के सीने वाला शेर कहा जाता था, और लोग ये कहा करते कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और इसी का उसने उन्होंने साबित भी करके दिखाया कि मोदी है तो मुमकिन है। तो आपको नोटबंदी याद होगी दोस्तों। नोटबंदी में कैसे उन्होंने एक ही झटके से बगैर किसी तैयारी के नोटबंदी कर दी। बैंकों में न तो उन्होंने पहले कैश रखा, पर्याप्त कैश, न लोगों को अपने पैसे जरूरत के मुताबिक अपने पैसे निकालने की इजाजत दी। तो कैसे लंबी लंबी लाइन लगी थी दोस्तों, कैसे लड़कियों के रिश्ते टूट गए थे, कैसे लोगों के बिजनेस एकदम से ठप हो गए थे। तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी बगैर तैयारी के और एक तानाशाह का फैसला। अगर वो तैयारी करते, लोगों की समस्याओं को समझते, तो ऐसी दिक्कत लोगों को नहीं आती। खैर चलिए, एक उदाहरण मैं और बताता हूँ आपको। कोविड की बीमारी तो याद होगी ना। कोविड में लॉकडाउन लगा था, और उस लॉकडाउन के अंदर मोदी जी ने 24 घंटे के अंदर ये कर दिया था कि लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी कि किसी भी आदमी ने अगर निकलना है तो शायद 36 घंटे थे, 36 घंटे के अंदर अपने अपने जगह पर चले जाए। उसके बाद देश में पूरी तरह से लॉकडाउन होगा। और उस लॉकडाउन के लगते ही क्या क्या समस्याएं आई दोस्तों, वो कहने की जरूरत नहीं, वो बताने की जरूरत नहीं। कैसे लोगों के रोजगार बंद हो गए, अपने घरों पे जाने के लिए कैसे उन्होंने हजारों किलोमीटर की जो यात्रा थी वो पैदल यात्रा की, रास्ते में खाने को नहीं मिला, शरीर में इतनी ताकत नहीं बची, और सैकड़ों नहीं हजारों आदमियों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। लेकिन उस चीज का मोदी जी के कानों पर कोई जू तक नहीं रहेंगी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लोगों को कितनी दिक्कतें आई, उस चीज का उन्होंने कभी भी महसूस ही नहीं किया। तो ये क्या था? ये था वक्त। वो मोदी जी का वक्त था जो उन्होंने इस तरह से राज किया और इस तरह से उन्होंने फैसले लिए। लेकिन मैंने ये कहावत सुनाई थी ना कि अगर आदमी का वक्त बुरा हो, तो दोस्तों अब ऐसी परिस्थिति आ चुकी हैं, आने लग रही हैं कि मोदी जी का जो वक्त है वो खराब आ चुका है। और जब आदमी का वक्त खराब होता है ना, तो शेर को भी चूहे आंखें दिखाने लग जाते हैं। जो व्यक्ति मोदी जी के कदमों में झुके रहा करते और मोदी जी की दया दृष्टि पाने के लिए व्याकुल रहा करते, ये सोचा करते अगर एक बार मोदी जी हमारे को देख भी लें, हमारे ऊपर एक दया दृष्टि भी फिरा लें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और वो इतने ताकतवर थे ही नहीं 10 साल के अंदर के वो मोदी जी के सामने उठकर खड़े हों। लेकिन आज आज जब वक्त बदला, आज जब मोदी जी की सीट नहीं आई और मोदी जी आज झुकने लग रहे, तो वो आदमी आज मोदी जी को कैसे आंखें दिखा रहे हैं, मैं उसका आपको एक बानगी दिखा रहा हूँ। दोस्तों आपको चिराग पासवान तो याद होगा ना। चिराग पासवान ने 2019 के चुनाव में जब रामविलास पासवान जी की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्होंने 5-7 जो सांसद थे वो बनाए थे। लेकिन उस टाइम पे उनके जो चाचा जी थे वो उन सांसदों को लेकर मोदी जी के पास आ गए, और ये चिराग पासवान है ये बिल्कुल खाली हाथ रह गए। लेकिन 2019 से लेकर 2024 तक कभी भी चिराग पासवान ने उसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, और मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के हर फैसले का न सिर्फ स्वागत किया बल्कि समर्थन भी किया। और पिछले 5 साल में उन्होंने अपने आप को मोदी का हनुमान कहने के प्रचारित कर करके न उनकी
एक तरह से चापलूसी करने में कोई कसर नहीं उठाई। और जब वो जीत के आए, तो जब उन्होंने मोदी जी के पैर छुए, तो मोदी जी ने कैसे उनको आशीर्वाद दिया था, कमर थपथपा के आशीर्वाद दिया था, और वो अपने आप को गदगद समझ रहे थे। लेकिन जब उनको ये दिखाई दिया कि मोदी जी झुकने लग रहे हैं, और इस हद तक झुकने लग रहे हैं कि अब उनमें वो ताकत ही नहीं बची, अर्थात एक शेर के जो नाखून यानी पंजे और दांत हुआ करते वो उखड़ चुके हैं, तो सबसे पहले बगावत करने वालों में कौन थे पता है? यही चिराग पासवान जी। चिराग, आपको ये लेटरल यूपीएससी में अभी पिछले दिनों जब लेटरल एंट्री की वो निकाली, वैकेंसी निकाली, तो मोदी जी ने निकाली थी ये, और उसका विरोध करने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो चिराग पासवान जी थे, यानी राम के जो हनुमान थे, उन्होंने ही सबसे पहले बगावत की थी, और उसी बगावत को देख के न मोदी जी को वो वापस लेनी पड़ी। तो दूसरे आदमी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, चर्चा करना चाहूंगा, वो है जयंत चौधरी जी। जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह की विरासत के वारिस हैं। उनके चौधरी चरण सिंह जी के उस पुत्र अजीत सिंह जी हुआ करते, उनके बाद इन्होंने आरएलडी की बागडोर संभाली। और ये खुलेआम कहा करते कि मैं कभी भी मोदी जी के साथ गठजोड़ नहीं करूंगा, मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो कि बदल जाऊं। लेकिन जब उनको ये दिखाई दिया कि यूपी के अंदर फिर से बीजेपी की लहर आने वाली है, या फिर मोदी का फिर से उदय तो हो ही चुका था, दोबारा से उनका तीसरी बार उनका सत्ता में आना निश्चित है, तो उन्होंने बहाना ये तलाश किया मोदी जी से मिलकर ने कि आप चरण सिंह को अगर भारत रत्न देते हैं तो मैं अपना समर्थन आपके साथ आपको दूंगा, और एनडीए में मैं शामिल हो जाऊंगा। तो उन्होंने मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उनकी इस मांग को माना, और फिर लोगों को ये कह के अब आप बताइए, इतने महान व्यक्ति को जिस पार्टी ने, जिन नेताओं ने भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित किया हो, मैं कैसे उनको समर्थन ना दूं, और वो मोदी जी के एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन आज के संदर्भ में वही जयंत चौधरी जम्मू कश्मीर के चुनाव में सीटों पर लड़ रहे हैं, और मोदी जी के खिलाफ लड़ने लग रहे हैं, और उन्होंने अपने स्टार प्रचारक जो भी पार्टी के थे वो 20 सीटों पर लड़ रहे हैं, 20 या 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की का प्रयत्न कर रहे हैं, और उन्होंने अपने जो प्रचारक हैं उनकी भी सूची जारी कर दी, जो कि शायद 15-20 के आसपास हैं, और खुलकर उन्होंने मोदी जी से बगावत कर दिया। और वो आदमी जो खुद एनडीए में जुड़ने के लिए तो चरण सिंह को भारत रत्न की मांग कर रहा था, आज वही आदमी जिसकी कितनी सीटें हैं एनडीए में, जिसकी क्या हैसियत है, वही आदमी मोदी जी के सामने खड़ा होकर उनके सामने चुनाव लड़ने लग रहा है। ये दूसरी बात की। तीसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा, आपको रामदास अठावले जी याद होंगे। रामदास अठावले जी आरपीआई के कर्ता धर्ता हैं, लीडर हैं, लेकिन उन्होंने, उनकी पार्टी ने कोई भी ऐसी कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं की, लेकिन वे दलित समुदाय से आते हैं तो उनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर दिया, और वो हमेशा ही संसद के अंदर सिर्फ मोदी जी की तारीफों को कसीदे पढ़ते रहते हैं, चुटकुले सुनाते रहते हैं। उनकी एक तरह से जैसे रामायण लिखी जाती है, उनके अपने शब्दों से मोदी जी की रामायण लिखते हैं वो, और इतनी तारीफ करते हैं कि मोदी जी को भी हंसी आती है। एक ऐसा आदमी जो अपनी पार्टी का इकलौता एक ऐसा हुआ है सांसद है, और वो भी राज्यसभा का सांसद है। आज वो खुलकर मोदी जी को ये धमकी दे रहा है कि अगर मुझे महाराष्ट्र में 15 सीटें नहीं दी गई तो मैं हरियाणा में आके चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। ये देखिए दोस्तों, तीसरी वानगी। चौथा उदाहरण मैं आपको देता हूँ नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी पलटू राम के नाम से विख्यात हैं। वो कभी भी किसी भी पार्टी में एक टिक ही नहीं पाए हैं, उनको सिर्फ सौदागर कहते हैं, सौदेबाजी से मतलब है और किसी बात से उनको मतलब नहीं है। तो इस चुनाव में जब बीजेपी की 240 सीट आई तो उनको जरूरत पड़ी नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार को वैसे तो जो उनके साथ गठबंधन था वो इस चुनाव से पहले ही हो गया था, लेकिन उनकी बीजेपी के कारण, मोदी और अमित शाह के कारण उनकी अच्छी खासी सांसदों की जो संख्या थी वो इस चुनाव में आई है, और उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगा, लेकिन मोदी जी ने उनको समझाया कि विशेष राज्य के दर्जे की बजाय हम आपको इतने पैसे देते हैं, और इस बजट में 74,000 करोड़ रुपए बिहार के लिए मोदी जी ने आवंटित किए, लोकेट किए। तो और वो खुश भी हो गए थे कि मोदी जी ने जो इतना बड़ा तोहफा दिया है वो बिहार के विकास में काम आएगा। लेकिन अब वही नीतीश कुमार हैं जो अपनी पार्टी को जम्मू कश्मीर में खड़ा कर चुके हैं।
और वो ये कह रहे हैं कि मैं 15 से 20 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। और उन्होंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। और इतना ही नहीं, अमित शाह जी, जिसको कि चाणक्य माना जाता है, वर्तमान चाणक्य माना जाता है, खुलेआम उनके खिलाफ बगावत कर दी और अमित शाह जी कुछ नहीं कर पा रहे। यानी आज के जो चाणक्य हैं वो चाणक्य नहीं रहे। कैसे नहीं रहे कि अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर में ये कहा था कि जो पत्थरबाज हैं और जिनको हमने जेल के अंदर डाला है, उनके खानदान में से किसी भी आदमी को सरकारी नौकरी ये सरकार नहीं देगी। और इतना ही नहीं, उनको जेल में भी डाला और ये भी कहा कि इनको अब जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। अब बाबू नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं कि मेरी पार्टी अगर सत्ता में आती है या सहयोगी बनती है तो मैं इन पत्थरबाजों को जेल से भी निकालूंगा और उनको सरकारी नौकरी भी दूंगा मैं। और ये देखिए कि जो एनडीए के एक प्रमुख सहयोगी है और एनडीए के साथ मिलकर जिन्होंने चुनाव लड़ा था 2024 का, आज वो अमित शाह के खिलाफ है, आज वो मोदी जी के खिलाफ है और जम्मू कश्मीर के अंदर वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बुरा वक्त, मोदी जी का बुरा वक्त। बुरा वक्त इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर आदमी का बुरा वक्त आता है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो वैसे नहीं कहा था उसका। एक बार ये फिर से जो कहावत है ये वर्तमान में चरितार्थ होने लग रही है और वक्त की कसौटी पर आज एक बार फिर से इस कहावत को मतलब परखा जा रहा है। ये जो कहावत है ये सही स्टिक बैठ रही है दोस्तों। ये तो मैंने आपको बताया उस कहावत के बारे में, उसको चरितार्थ किया है कि कैसे जब आदमी का बुरा वक्त आता है तो कमजोर आदमी भी उसको कैसे ताकतवर कैसे आंखें दिखाने लगता है कि भले ही वो आदमी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। और जब शेर भी बूढ़ा हो जाता है उसको शिकार करने की हालत में वो नहीं रहता तो गिद्दड़ भी उसको नोचने लग जाते हैं। तो आजकल यही हालत मोदी जी की हो चुकी है और वो इतना बुरा वक्त मोदी जी का आया कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों मेरा थंबनेल देखा होगा आपने, उसमें मैंने ये लिखा है कि चाणक्य चाणक्य ना रहा और 56 इंच का सीना ना रहा। उसको मैं आपको एक खबर सुनाता हूँ, एक अंदर की खबर, आपको वास्तव में मजा आएगा और आपको ये लगेगा कि वास्तव में ये जो थंबनेल है ये कहना बिल्कुल सही है कि आज के संदर्भ में चाणक्य अमित शाह जी चाणक्य नहीं रहे और मोदी जी का जो सीना था वो 56 इंच का नहीं रहा। आपको महबूबा मुफ्ती याद है दोस्तों? महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रही है और पीडीएफ की नेता है। जब उनका राज था तो वो पाकिस्तान को हर मामले में आगे बढ़ाया करते और ये पत्थरबाज और ये थे सारे उन्हीं के उसमें हुआ करते, राज में ये पैदा हुए थे। और जो आतंकवाद का माहौल था जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का जो षड्यंत्र था वो इन्हीं गुप्तकार गैंग के लोगों के राज में ही हुआ है। उसी में भारत को ये समस्याएं आई और धारा 370 को हटाने की जब भी मोदी जी बात किया करते, अमित शाह जी बात किया करते तो उन्होंने ये कहा था अगर धारा 370 की तरफ आंख भी उठाई तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। और वो इतनी ज्यादा समर्थक हुआ करती पाकिस्तान की कि उनके परमाणु बम के बारे में वो बार बार कहा करती अगर भारत के पास परमाणु बम है तो पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है वो दिवाली पर फोड़ने के लिए नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर ने इस देश को तोड़ने की, अस्थिर करने की, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश में लगी हुई थी। ये सबको पता है और उसी के साथ 2.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने गठजोड़ रखा, अलायंस किया और 2.5 साल तक उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा। लेकिन खैर ये बात तो थी दोस्तों उस वक्त की जब धारा 370 नहीं हटी थी। अब जो अंदर की खबर है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की हालत है पतली, उसको अपनी सीटें निकलती हुई नहीं दिखाई दे रही। और वो महबूबा मुफ्ती जो ये कहा करती मोदी को और अमित शाह को कि अगर धारा 370 की तरफ आंख भी उठाई तो तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, भारत की आत्मा तक जल जाएगी, इतना कुछ कोहराम मैं मचा दूंगी जम्मू कश्मीर के अंदर। उसी महबूबा मुफ्ती से नीचे ही नीचे आज के चाणक्य और आज के 56 इंच सीने के शेर गठजोड़ करने के लिए बेबस हैं और उन्हीं की शर्तों पर उनके साथ गठजोड़ करने की चाहत रखते हैं और उनके दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। और बहुत जल्दी ये खबर मिल जाएगी कि महबूबा मुफ्ती
और बीजेपी का अलायंस, पीडीएफ का जो अलायंस है वो हो चुका है। दोस्तों, क्या यही 56 इंच का सीना है कि जो एक देशद्रोही पार्टी के सामने, जिसने धारा 370 का विरोध किया, जिसने नरेंद्र मोदी का विरोध किया, जिसने अमित शाह का विरोध किया, पूरे देश का अपमान किया, उसी महबूबा मुफ्ती से आज के चाणक्य और आज के 56 इंच के शेर, जिनको के बारे में ये कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, क्या यही मुमकिन है? क्या आज उसी पीडीएफ के साथ, उसी महबूबा के साथ गठजोड़ करने लग रहे हैं? अगर गठजोड़ नहीं करेंगे क्या होगा? सीटें नहीं जीतेंगे ना, लेकिन देश में क्या हो जाएगा, सूचना क्या जाएगी देश के अंदर? क्या देश को बताना चाह रहे हैं आप? क्या आप इतने बेबस हो चुके हैं? आपका इतना बुरा वक्त आ चुका है कि आप एक जो देश के अलग करने के लिए, जो सत्ता में पाकिस्तान के साथ जो गलबैया डालकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए जो विख्यात थी और जिसने प्रयास किए, आज उसी के साथ आप फिर से गठजोड़ करना चाह रहे हैं? क्यों? क्या इतने कमजोर हो चुके हैं? क्या चाणक्य नीति फेल हो चुकी है? क्या 56 इंच का सीना है वो 26 इंच का हो चुका है? क्या आप मजबूर हैं कि उसी महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस करने के लिए, और वो भी उसी की शर्तों पर? बड़े अफसोस की बात है दोस्तों। लेकिन ये जो अफसोस की बात है ना, मुझे ये अफसोस की बात नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि वक्त, दोस्तों आपने वक्त फिल्म का एक गाना सुना होगा, वक्त के दिन और रात, वक्त के कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। कहने का तात्पर्य ये है कि वक्त से बड़ा बलवान कोई नहीं हुआ, और जिस भी आदमी ने वक्त को अपनी मुट्ठी में लेने का प्रयास किया, वक्त अपने आप को वक्त से ज्यादा बलवान घोषित करने का प्रयास किया, वक्त ने उसका वो हाल कर दिया है कि जहां से वो चला था वहीं पर लाके छोड़ देगा, वो छोड़ देता है। इसीलिए कहा गया है कि वक्त का जो पहिया है वो गोल है, और जहां से चलता है वो वहीं पर आकर रुक जाता है। आपको लाल कृष्ण आडवाणी तो याद होगा ना दोस्तों? लाल कृष्ण आडवाणी जैसा लौह पुरुष, विकास पुरुष जिसके बारे में कहा जाता है, और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दूसरा सबसे इस देश का ताकतवर नेता था, जिसको कि एक तरह से दूसरा सीएम कहा जाया करता, उसका ये हाल करने वाला कौन है? उसको मार्गदर्शक मंडल में रखने वाला कौन है? आपको रथ यात्रा तो याद होगी ना, लाल कृष्ण आडवाणी की जब 2 सीट थी, उसी रथ यात्रा में उसी लाल कृष्ण आडवाणी को जो सेवादार हुआ करते, वो कौन हुआ करते? आप फोटो देख लेना, यही 56 इंच के सीने वाले हुआ करते। और जैसे ही सत्ता मिली, उसी तरह, उसी वक्त, उसी लाल कृष्ण आडवाणी को खुडे लाइन लगा दिया। दोस्तों, ये होता है वक्त। उस दिन मोदी जी का वक्त था, तो एक लौह पुरुष को उन्होंने एक बंद कमरे में रोने के लिए, बेबसी से फड़फड़ाने के लिए मजबूर कर दिया। देश ने लाल कृष्ण आडवाणी की वो बेबसी और आंखों में वो पानी किसी ने नहीं देखा, लेकिन वक्त ने देखा। और आज वही वक्त उसी मोड़ पर ले जाने लग रहा है चाणक्य जी को और 56 इंच के सीने वाले को, कि आने वाला टाइम ने ये दस्तक दे दी है कि एक दिन उन्हें भी उसी तरह मजबूर होना पड़ेगा, उसी तरह बेबसी में आंखों में पानी भर के रोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वक्त है दोस्तों। ये जो जैसा करता है वक्त वैसा ही फल देता है। जरा इंतजार कीजिए उस वक्त का, जब योगी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, और मार्गदर्शन में कौन होगा? मार्गदर्शन मंडल में चाणक्य और 56 इंच के शेर वाला। इंतजार कीजिए दोस्तों, कोई नहीं, वक्त से बड़ा दोस्तों कोई नहीं हुआ है। इसलिए कहा गया है कि वक्त से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और अपने आप को वक्त से बड़ा घोषित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ताकत का नशा तो रावण का भी नहीं रहा, जो इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी था, जिसने देवताओं को भी अपने दरबार में नृत्य करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, 56 इंच का सीना कोई बड़ा सीना नहीं है। खैर चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को मैं एक छोटा सा 2 लाइन सुनाना चाहूँगा, जो अभी बोलते बोलते मेरे को याद आ गई। वो अपने वैसे ही मन के अंदर याद नहीं, मन के अंदर उभर की।
बन सके तो किसी का सहारा बन, न जाने कब तेरी शक्ति सिमट जाएगी। अपनी ताकत का अपनी ताकत के नशे का अहंकार मत कर दोस्त, न जाने कब तेरी हस्ती ही निमट जाएगी। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आपसे एक गुजारिश, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और अगर आप, मैं एक विशेष अनुरोध ये भी करना चाहूँगा कि आपको अगर मेरे ये विचार अच्छे लगते हो तो सिर्फ छोटा सा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये भी गुजारिश करना चाहूँगा चलते चलते कि आपने कमेंट देकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये सोचना, मेरा ये कहना, मेरा ये मानना ठीक लगा या नहीं लगा। अगर गलत भी लगा हो, अनुचित भी लगा हो तो भी खुलकर आपने कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं कहाँ पर गलत हूँ और कहाँ मुझे ठीक होना चाहिए, ताकि आगे मैं अपने आप को ठीक कर सकूँ। इसके साथ ही दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।